नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं ओम प्रकाश सुमन और आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 में। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीजांड के प्रकारों का। दोस्तों, बीजांड के प्रकार जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग दे रखा है। इनके इंग्लिश और हिंदी नाम में अंतर हो सकता है। तो मुख्य रूप से हम बीजांड के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तो हमारे पास बीजांड के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। ऋजु बीजांड, प्रतीप बीजांड, अनुप्रस्थ बीजांड, वक्र बीजांड, अर्ध प्रतीप बीजांड और कुंडलित बीजांड। तो आइए हम सबसे पहले वाले बीजांड का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले वाले बीजांड में बीजांड का अध्ययन तो हम कर ही चुके हैं कि बीजांड में निम्न संरचनाएं होती है। बीजांड में निम्न संरचनाएं होती है। एक तो होता है बीजांड व्रण, निभाग, अध्यावरण, बीजांडकाय, भ्रूणकोश और बीजांड द्वार। ये सब संरचनाएं एक बीजांड में होती है। इन्हीं संरचनाओं के आधार पर हम बीजांड के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे आता है हमारे पास बीजांड ऋजु बीजांड। ऋजु आप जानते हो, बिल्कुल एक सीधी रेखा को ऋजु कहते हैं। क्या कहते हैं? सीधी रेखा को ऋजु कहते हैं। सारी चीज़ें एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट रेखा में स्थित होती है। सारी चीज़ें एक सीधी रेखा में स्थित होती है। जैसे हम बात करते हैं, इसको सीधा या उदग्र बीजांड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीधा या उदग्र बीजांड कहते हैं। सीधा या उदग्र बीजांड कहते हैं। बीजांड द्वार, निभाग एवं बीजांड व्रंत एक सीधी रेखा में होते हैं। क्या क्या सीधी रेखा में होता है? बीजांड द्वार होता है। देखिए, ये बीजांड द्वार, ये निभाग और ये बीजांड व्रंत। यानी ये बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड द्वार, तीनों ही चीज़ें जिस बीजांड में सीधी रेखा में स्थित हो उसे हम ऋजु बीजांड कहते हैं। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल होता है पॉलीगोसी। और पॉलीगोसी में पौधे आ जाते हैं पॉलीगोनम और रूमेक्स। या फिर दूसरा उदाहरण आता है पाइपेरेसी कुल। इसमें पान आ जाएगा, पाइपेरेसी से पान, और काली मिर्च, पेपरमिंट जो बोलते हो आप, काली मिर्च। तो हमारे पास नेक्स्ट हमारा नंबर 2 पे बीजांड आता है। उसका नाम है प्रतीप बीजांड। प्रतीप का मतलब क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, उल्टा। प्रतीप का मतलब क्या होता है? उल्टा। दोस्तों, ये जो बीजांड आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला बीजांड, ये जो बीजांड आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, दोनों में अंतर है। यहाँ पर क्या है? ये बीजांड व्रंत देखिए, और यहाँ पर ये बीजांड। तो मतलब क्या होता है कि इसमें तो ये सीधा था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस वाले में थोड़ी सी दिक्कत ये होगी कि यहाँ से बीजांड व्रंत से सीधा जा रहा था, लेकिन ये उल्टा घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? उल्टा। इस तरह से देखिए आप, ये एक उल्टा घूम जाएगा। जिस जगह पे बीजांड व्रंत था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। उस जगह क्या हो जाएगा? निभाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निभाग। निभाग बीजांड द्वार और जो हाइलम है, भ्रूणकोश है, वो पास पास आ जाते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए। बीजांड व्रंत की पार्श्विक अतिवृद्धि के कारण बीजांड 180 डिग्री घूमकर उल्टा हो जाता है। बिल्कुल 180 डिग्री घूम जाता है, पूरा घूम जाता है और उल्टा हो जाता है। बीजांड द्वार हाइलम के समीप आता है। देखिए, ये बीजांड द्वार है और ये हाइलम है। इस हाइलम के समीप, यानी ये बीजांड, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये बीजांड द्वार है और ये यहाँ पे हाइलम है। ये दोनों समीप आ जाते हैं। बीजांड द्वार व निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। समझ में आई बात आपके? बीजांड द्वार व निभाग एक कौन सी रेखा में होते हैं? सीधी रेखा में होते हैं।
तो हम इसको देख सकते हैं कौन कौन सीधी रेखा में होगा। बीजांड द्वार और निभाग, ये बीजांड द्वार और निभाग बिल्कुल इनके बीच में एक सीधी रेखा बन जाती है। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होगा लगभग 82% आवर्तबीजी पादपों में, 82% आवर्तबीजी पादपों में यही प्रतीप बीजांड पाया जाता है, यानी उल्टा बीजांड पाया जाता है। चना और मटर, जब मटर की फली को आप देखोगे उसमें जो बीज निकलता है उसके चारों ओर इस तरीके से लिपटा रहता है, चारों तरफ इस तरह से उल्टा होता है। ये सीधा तो ये हो गया बीजांड, लेकिन ये पूरा इस तरह से यहाँ हट जाता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट था, जो बीजांड द्वार था, वो बीजांड द्वार किसके पास आ गया? बीजांड ग्रंथ के पास। तो इस वाले बीजांड को हमने कह दिया प्रतीप बीजांड। आइए हम नेक्स्ट बीजांड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बीजांड आता है हमारा एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड। अनुप्रस्थ का मतलब आप समझ ही जाते हो, अनुप्रस्थ का मतलब होता है आड़ा। देखिए ये बीजांड ग्रंथ है, ये जैसे मेरा हाथ है, ये बीजांड ग्रंथ है और इसमें इस तरह से बीजांड हो जाएगा एम्फीट्रोपस। तो क्या होगा? बीजांड वृंत के ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। बीजांड, ये ऊपर बीजांड है और ये नीचे मेरे हाथ बीजांड वृंत है, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा? ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या बनाएगा? 90 डिग्री का कोण। ये इस तरह से 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप कैसे भी। तो इसमें क्या क्या होगा? बीजांड द्वार और निभाग विपरीत दूरों पर चले जाते हैं। ये इधर आ जाएगा, पहले एक सीधी रेखा में थे, इधर निभाग होगा और इधर बीजांड द्वार होगा। ठीक है। और इसका वेल एग्जाम्पल है एलिज़मेसी, ब्यूटामेसी कुल के पौधे। एलिज़मेसी और ब्यूटामेसी कुल के पौधे। इसमें देखेंगे आप, ये चलाजा, ये माइक्रोपाइल और फिनिकल, यानी बीजांड द्वार कि जैसे तराजू वाली स्थिति होती है ना, उस तरह से बात करें तो हम बीजांड द्वार निभाग विपरीत दूरों पर होते हैं। 90 डिग्री का कोण बनता है, पहले 180 का बना था, है ना, प्रतीप में 180, और एम्फीट्रोपस यानी अनुप्रस्थ में भी 90 डिग्री का कोण बना। बीजांड ग्रंथ के ऊपर, बीजांड, ये पूरा बीजांड है, ये बीजांड ग्रंथ है, इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाता है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट वक्र बीजांड की। वक्र बीजांड का मतलब क्या होगा? बीजांड द्वार व निभाग, बीजांड द्वार व निभाग सीधी रेखा में नहीं होते हैं भाई। जैसे ये बीजांड द्वार है और निभाग जाने कट हो रहा है, और यहाँ पे निभाग होता है, ये बिल्कुल सीधी रेखा में नहीं होते। बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में नहीं होते हैं, और निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर स्थित होता है। ये बीजांड वृंत है ना, ये बीजांड वृंत, और यहाँ पे होता है निभाग वाला भाग। ये क्या होता है? इसके साथ समकोण होता है इस तरह से। बीजांड वृंत निभाग के ऊपर क्या बनाता है? समकोण। बीजांड काय व भ्रूणकोश, बीजांड काय व भ्रूणकोश घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं। वक्र बीजांड की खासियत है। बीजांड काय व भ्रूणकोश घोड़े की नाल के जैसे मुड़ जाते हैं। ये देखिए आप डायग्राम, ये घोड़े की नाल के जैसे मुड़ जाते हैं। बीजांड द्वार क्या होता है? ये बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार बीजांड वृंत के, इस बीजांड वृंत के निकट, ये बीजांड द्वार और ये बीजांड वृंत, बीजांड द्वार बीजांड द्वार बीजांड वृंत, ये दोनों निकट आ जाते हैं। और इसका सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल है क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी, क्रूसीफेरी और लेग्यूमिनेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले बीजांड की। अगला बीजांड आता है हमारे पास अर्धप्रतीप बीजांड। अर्धप्रतीप बीजांड में बीजांड द्वार व निभाग एक क्षैतिज रेखा में होते हैं। ये बीजांड द्वार
माइक्रोपाइल और ये चलाजा निभाग एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड वृंत इनके समकोण पर स्थित होता है। ये बीजांड वृंत इनके समकोण पर स्थित होता है। और इसका एग्जाम्पल है रेननकुलेसी या प्रीमुलेसी, रेननकुलेसी या प्रीमुलेसी। नेक्स्ट बात करते हैं कुंडलित बीजांड की। बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होने के कारण, बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होने के कारण पूरा बीजांड 360 डिग्री घूम जाता है। कितने डिग्री? 360 डिग्री घूम जाता है। और बीजांड वृंत बीजांड से केवल बिंदु मात्र से ही जुड़ा रहता है। आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा बीजांड है जो बीजांड वृंत से बिंदु मात्र से जुड़ा रहता है, वो होता है हमारा सर्सिनोट्रोपस या कुंडलित बीजांड। दोस्तों, एग्ज़ाम में प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं, इसमें भी एक अच्छे से तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। उदाहरण इम्पोर्टेंट है, बस आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि कुंडलित बीजांड के 2 उदाहरण दीजिए, या फिर प्लम्बेजिनेसी कुल में कौन सा बीजांड पाया जाता है। यह पूछा जाएगा अर्धप्रति बीजांड का उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर होगा रेननकुलेसी या प्रीमुलेसी, रेननकुलेसी या प्रीमुलेसी। तो मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में आज हमने अध्ययन किया बीजांड के। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आवर्तबीजी पादपों में किस संरचना को बीजाणु पर्णधारी प्ररोभी कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर्तबीजी पादपों में पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह या स्पोरोफिल बियरिंग शूट भी कहा जाता है। ये आपका पहला प्रश्न था कि आवर्तबीजी पादपों में किस संरचना को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आवर्तबीजी पादपों में पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। एक प्रारूपिक पुष्प के नर एवं मादा जन्नांगों के नाम लिखिए। बहुत ही सीधा क्वेश्चन है। नर जन्नांग पुमंग या एंड्रोसियम, मादा जन्नांग जायांग या गाइनोसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि पुमंग के एकल सदस्य का नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा पुंकेसर पुमंग के एकल सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है, पुंकेसर के किस अन्य भाग से भी अन्य यानी पुंकेसर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आपको याद होना चाहिए, मैं आपको बता चुका हूँ, पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्णी के नाम से भी जाना जाता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्णी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जायांग की एकल इकाई क्या कहलाती है? गाइनोसियम की एकल इकाई क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जायांग की एकल इकाई अंडप कहलाती है। क्या कहलाती है? अंडप कहलाती है, या इसको कार्पेल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, अंडप को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? भाई, अंडप को गुरु बीजाणु पर्णी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, पुंकेसर के 3 भागों के नाम बताइए। पुंकेसर के 3 भाग है परागकोश, पुतंतु तथा योजी, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 8, एक द्विपालीय परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? एक द्विपालीय परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने, परागकोश भित्ति का निर्माण किस कोशिका से होता है? तो परागकोश भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्ति कोशिका से होता है।
क्वेश्चन नंबर 14, परागकोश भित्ति की किस परत में यू आकार की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर है अंतस्थिशियम में। परागकोश भित्ति का सबसे भीतरी स्तर क्या कहलाता है? इसका उत्तर है टेपिटम। नेक्स्ट, लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? परागकोश की लघु बीजाणुधानी में द्विगुणित मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। मैग्नोलिया में किस प्रकार के बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं? तो मैग्नोलिया में क्रोशित प्रकार के बीजाणु चतुष्क पाए जाते हैं। ये भी आपने पढ़ लिया है अभी तक के वीडियोस में। परागपिंड किसे कहते हैं? एक उदाहरण लिखिए। परागपिंड या पोलिनियम कुछ पादपों में परागकण परस्पर मिलकर विशिष्ट संरचना बनाते हैं जिसे परागपिंड कहते हैं। अगला, और इसका उदाहरण है आंकड़ा या आंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबीजाणुता किसे कहते हैं? बहुबीजाणुता किसे कहते हैं? तो बहुबीजाणु का आंसर है, यदि एक लघु बीजाणु चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित हो तो इस अवस्था को बहुबीजाणुता कहते हैं। हमने देखा कि हमने ये टेट्राड पढ़ा था, वही पहले क्या पढ़ा था? टेट्राड। इस एक टेट्राड में, यानी एक जो टेट्राड होता है उस टेट्राड में 4 लघु बीजाणु होते हैं। कितने लघु बीजाणु होते हैं? 4। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा पाया जाए, जैसे ये इस तरह से बना दिया जाए, 8-10 हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोली या पोरी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? अंकुरित परागकण को ही नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण की बाह्य व अंतर्भित्तियाँ किस पदार्थ की बनी होती है? तो हम पढ़ चुके हैं, बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन की और अंतर्भित्ति पेक्टिन की व सेलुलोज की बनी होती है। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन है हमारा कि वर्तिकाग्र पर अंकुरण हो जाने के पश्चात पराग नलिका में केंद्रकों की संख्या व उनके नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। वर्तिकाग्र पर अंकुरण, जैसे ये परागण आया, ठीक है, और ये वर्तिकाग्र है, इस पे इसका अंकुरण हो गया। कितने पराग नलिका में, अब यहाँ क्या बनेगी? ये परागण आया, एक मिनट इसका थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है? परागण आया, ये परागकण है और ये इसकी पराग नलिका है। तो इसमें एक तो कायिक या ट्यूब केंद्रक, एक तो क्या होगा? कायिक, एक तो कौन सा केंद्रक होगा? कायिक केंद्रक। और यहीं पे इसमें क्या होंगे? 2 नर केंद्रक होंगे। कौन से केंद्र होंगे? नर केंद्रक। तो इस तरह से हमको याद रखना है। तो एक कायिक केंद्रक और 2 नर युग्मक या जनन केंद्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि नर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार की होती है? तो नर युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, यानी n होती है, दोनों ही नर युग्मकों में। बीजांड को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बीजांड को गुरु बीजाणु पर्ण या मेगा स्पोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगला नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो 3 नंबर के आने की संभावना रहती है बोर्ड में।